आज का वीडियो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। जी हाँ, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग समझ ही चुके होंगे। और इस वीडियो में आप लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट के जितना भी पार्ट्स होता है, जितना भी प्रकार होता है, जितना भी चीज़ होता है, वो सब चीज़ बताने वाला हूँ। मैं आप लोग से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, कि पावर प्लांट क्या होते हैं। तो पावर प्लांट के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से बिजली बनाया जाए, ठीक है, उसी को हम लोग पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, जिसमें कि पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं, भाप से टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं। दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें डायरेक्ट पानी को टरबाइन में टकरा के घुमाते हैं रोटर को और हम लोग बिजली बनाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें पानी को गर्म करके भाप से ही हम लोग टरबाइन घुमा के बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे पानी है, दिख रहा है, इसमें पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार से अगर हम लोग इसे गर्म कर दे, क्या कर दे, गर्म कर दे, तो मान लीजिए हम लोग इसे आग जला के या किसी प्रकार से यहाँ पे कोयला को जला के अगर गर्म करते हैं तो उसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये पानी था, उसे हम लोग आग जला के गर्म कर रहे हैं। अब पानी गर्म होने के बाद क्या बनेगा? भाप बनेगा। यहाँ पे पूरा भाप बन जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे पूरा भाप बन गया। अब अगर इस भाप को अगर हम लोग एक पाइप से अगर आगे ले जाएँ, ठीक है, और ले जाके एक टरबाइन में उसे वहाँ पे गिरा दे या फिर छोड़ दे, ठीक है, तो वो टरबाइन धीरे धीरे घूमना चालू हो जाएगा, घूमेगा ना, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आप लोग तो देखते भी होंगे हवा से आजकल क्या से क्या काम कर दिया जाता है, बोरिंग भी हो जाता है हवा के द्वारा ही, होता है ना, हवा के द्वारा बोरिंग। तो आप लोग सोचिए कि ये भाप को हम लोग आगे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ से भाप जो है तो चलते चलते जाता है पाइप के अंदर और आके इस टरबाइन में गिरता है। या एक्चुअली में यहाँ पे स्टार्टिंग किया जाता है, ठीक है, टरबाइन में यहाँ पे गिराया जाता है। और यहाँ पे उस टाइम हाई प्रेशर रहता है। कहाँ पे रहता है? स्टार्टिंग में क्या रहता है? हाई प्रेशर, ठीक है। और धीरे धीरे प्रेशर कम होते होते यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और ये पूरा जो टरबाइन है, इसे हम लोग टरबाइन बोलते हैं, ठीक है ना। ये टरबाइन है सो पूरा घूमने लगता है, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है ये, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जनरेटर में ये जो जनरेटर है ये केवल घूमने का काम करता है, ठीक है। केवल यहाँ पे एक रड रहता है, यहाँ पे उसे घुमाने का काम करता है, ठीक है। या इसके अंदर क्या रहता है? आर्मेचर रहता है। क्या रहता है? आर्मेचर रहता है। वो आर्मेचर घूमता है और बिजली उत्पन्न होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे जब हम लोग बड़े लार्ज स्केल में करते हैं तो उसका जो बनाने का जनरेटर रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो घूमता है भाप के द्वारा टरबाइन, और ये जहाँ पे जुड़ा होता है और ये भी घूमना चालू होता है, और ये घूमता है तो ये भी पूरा घूमता है। अब ये घूम के यहाँ पे बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली उत्पन्न करने का कार्य कैसे किया जाता है, ठीक है। और यही सोचिए कि यहाँ पे हम लोग कोयला जला कर करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। कोयला जला कर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। अब बस यहाँ पे हम लोग को कैसे हो पानी को गर्म करना है, तो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे एटम को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? एटम को तोड़ देते हैं और एटम का अंदर जो एनर्जी रहता है उससे हम लोग पानी को गर्म करते हैं और भाप बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और हाइड्रो में क्या करते हैं? डायरेक्ट पानी को लाते हैं पाइप से और बस डायरेक्ट टरबाइन में गिरा देते हैं और ये टरबाइन घूमने लगता है पानी के पावर से, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि होता क्या है पावर प्लांट में, ठीक है। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में तो आप लोग जान गए हैं। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। ये देखिए ये फोटो, यहाँ पे भाप को हम लोग गर्म करके लाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, भाप निकलता है, वो भाप को लाके हम लोग यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे गिरा देते हैं और यहाँ से धीरे धीरे घूमना चालू होता है रोटर, ठीक है। और इसके इधर लगा हुआ रहता है जनरेटर का आर्मेचर, और वहीं पे बिजली उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं आगे। भारत में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना यूएसए की सहायता से 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसे अच्छा से ध्यान देंगे, ठीक है। भारत में जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता है वो उसमें बनाने में कौन मदद करता है? तो वो है यूएसए, ठीक है। कब बनाया जाता है? 1969 में। और कहाँ बनाया जाता है? महाराष्ट्र के तारापुर में, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के
तारापुर में, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, 1969 तारापुर, और इसे बनाने में कौन मदद करता है? यूएसए। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। भारत में जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, इंडिया में जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबका देखभाल या देखरेख जो करता है वो है NPCIL। कौन है? NPCIL। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब चलिए आगे। आप लोगों को मैं बता दूं, 1 kg यूरेनियम को अगर आप जलाते हैं, ठीक है, इसमें एक्चुअली में जलाते नहीं है, उसके कोई रिएक्शन कराते हैं। 1 kg यूरेनियम को अगर विखंडन आप लोग कीजिएगा या तोड़िएगा, तो उससे जितना मात्रा में एनर्जी निकलेगा, उतना ही 4 अरब kg कोयला को अगर जलाइएगा तो सेम एनर्जी निकलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 अरब kg कोयला कितना होता है, आप लोग सोच ही सकते हैं। और 1 kg ओनली यूरेनियम, दोनों का एनर्जी सेम रहता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BARC। BARC इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जी हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन पूरा करूंगा PWR, लेकिन अभी आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों को मिल सकता है। PWR का होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ठीक है, BWR का होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और PHWR का होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, इसमें हैवी वाटर रहता है, जो कि मैं आप लोगों को अभी आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसको भी NSG क्या फुल फॉर्म होता है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और एक NSG होता है, आप लोगों को पता ही होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोग बता दूं, NSG जो होता है ना, इसमें जो ग्रुप में शामिल रहते हैं उनको यूरेनियम लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होता, उनको यूरेनियम आराम से मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। ठीक है, कि होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इसे बताने के लिए मैं आप लोगों को 2 चीज़ हल्का हल्का बता देता हूँ। ठीक है, नीचे मतलब कि न्यूक्लियर फिजन के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। जी हाँ, न्यूक्लियर फ्यूज़न आप लोग देख रहे होंगे, नाभिकीय संलयन यहाँ पर लिखा हुआ है। संलयन मतलब होता है मिल जाना, संलयन मतलब होता है मिल जाना। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में आप लोग बता देता हूँ पहले न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक आइसोटोप्स को लिया जाता है और दोनों के नाभिक को, ठीक है, दोनों के नाभिक को लाके एक जगह मिलाया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। ठीक है, दोनों के नाभिक को एक जगह लाके मिलाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों जो नाभिक रहते हैं, जो एटम के जो नाभिक रहते हैं, वहाँ से बहुत ज़ोर से यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है विस्फोट के द्वारा, और उसमें से कौन सा चीज़ बनता है, हीलियम और न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, और यहाँ से ज़ोरदार एनर्जी निकलता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, जिसमें केवल मैं आप लोग को न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट बताना है, तो मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा बता लेता हूँ। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक को लिया जाता है और उसी को यहाँ पे लाया जाता है और मिलाया जाता है। ठीक है, इससे एनर्जी निकलता है। ठीक है, अब दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, जिसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब आप लोग पता ही चल ही रहा होगा, एक चीज़ को तोड़ के 2 चीज़ में तोड़ देना। ठीक है, विखंडन। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक एटम है, किसका, यूरेनियम का। ठीक है, इसके नाभिक में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन लाके यहाँ पे रख दे, मतलब कि इससे टकरा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये पहले स्टेबल रहता है 235 में। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आता है, ये अनस्टेबल हो जाता है और संख्या हो जाता है 236, और इसके बाद ये जो एटम है ये टूट जाता है। अब कोई भी एटम टूटता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है। कोई भी एटम अगर टूटता है तो वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलता है। ठीक है, और एटम टूटने के बाद क्या होता है, क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जोरदार एनर्जी निकलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एक अगर एटम टूटता है तो वहाँ से 3 न्यूट्रॉन फिर आगे निकलते हैं, फिर आगे जाके रिएक्शन होता है। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोग को बताते जाऊँगा, आगे आगे चलते जाइए। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे भी
एटॉमिक मास या वेट पहले इसका 235 होता है, आप लोग देख ही रहे होंगे। जैसे ही एक न्यूट्रॉन आके इसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है ये अनस्टेबल हो जाता है, 236 होता है इसका एटॉमिक वेट और ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के कारण ये दो भागों में टूट जाता है। पहला होता है क्रिप्टॉन और दूसरा होता है बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम। और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलता है, ठीक है। यही एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग, पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। और उसे टरबाइन में वहाँ से गर्म करने से उससे भाप निकलता है, स्टीम निकलता है, और उससे हम लोग ले जाते हैं टरबाइन में और वहाँ पे वही जो स्टीम रहता है उससे टरबाइन घूमता है और बिजली बनता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन आके इसमें जुड़ता है, ये पहले स्टेबल रहता है, फिर 236 होता है इसका एटॉमिक वेट और ये अनस्टेबल हो जाता है, दो भाग में टूट जाता है। अब आप लोग देख ही रहे होंगे 3 न्यूट्रॉन निकलता है, 1 2 3। 1 एटम अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकलते हैं, ठीक है। अब आप लोग भी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन आता है, दो भाग में टूटता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है, 3 न्यूट्रॉन आगे जाके निकलते हैं। और ये 3 जो न्यूट्रॉन आगे जाके जो निकलते हैं ना, यहाँ पे ये जाके आगे फर्दर आगे जो एटम रहता है उसमें टकराते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी विस्फोट होता है और वहाँ से भी एनर्जी निकलता है, ठीक है। ये इसमें जाके टकराएगा, ये इसमें जाके टकराएगा, ठीक है। इसी को हम लोग चैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। परमाणु बम मिशन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, यही प्रोसेस का, न्यूक्लियर फिजन का, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना जोरदार होता है। एक से टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है, ये आगे जाके इसमें टकराता है, इसमें टकराता है, और ये जो होता है इसे ये भी आगे जाके टकराता है, या तो इसे सोख लिया जाता है या इसे धीमा किया जाता है, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में आगे जाके बताते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए ये टूटता है, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3। कोई भी टूटेगा वहाँ से 3 न्यूट्रॉन जरूर ही निकलेंगे, 1 2 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक हो सकता है इसमें जाकर टकरा रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये टूटा तो यहाँ से भी 3 निकले हैं न्यूट्रॉन। आप लोग बस ये याद रखिएगा, इसमें हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, 236 इसका एटॉमिक वेट होता है। जैसे ही इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आके जुड़ता है ये अनस्टेबल हो जाता है और ये दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में। और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकलते हैं, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकलते हैं। बस आप लोग ये आगे चलते जाता है और इसी को हम लोग चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें कि पानी को गर्म किया जाता है और भाप बनाया जाता है और टरबाइन घुमाया जाता है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ रहता है, ठीक है, पार्ट्स क्या क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो जो सबसे पहला होता है वो तो मैं फ्यूल के बारे में ही बात कर लेता हूँ, ईंधन। आप लोग पता होगा इसमें क्या चीज़ को लिया जाता है और रिएक्शन कराया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, पहले मैं पार्ट्स पूरा बता देता हूँ, उसके बाद मैं उसमें जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इस पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़िएगा आप लोग फ्यूल, सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको इसमें पढ़ा दूँगा, कंट्रोलर के बारे में मैं पढ़ाऊँगा, कूलेंट के बारे में पढ़ाऊँगा और मॉडरेटर के बारे में भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि ये होते क्या हैं, ठीक है। ये सब जो दिख रहे हैं आपको ये होते क्या हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को फ्यूल पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। फ्यूल, देखिए फ्यूल के बारे में मैं आप लोग बता दूँ कि ये जो फ्यूल है इसमें हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्यूल के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का। साथ ही साथ हम लोग प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल करते हैं और थोरियम का भी इस्तेमाल करते हैं। अब प्लूटोनियम का अभी लगभग नहीं ही होता है, लेकिन थोरियम का इस्तेमाल अभी हम लोग करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में यूरेनियम तो अच्छा क्वालिटी का मिलता नहीं है और प्लूटोनियम को तो हम लोग अभी हुआ नहीं है इंडिया में, और थोरियम हम लोग को इंडिया में आराम से मिल जाता है, ठीक है। इसलिए अभी भारत थोरियम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आप लोग याद रखिएगा फ्यूल में यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में अगर आप लोग का आएगा फ्यूल के रूप में तो आप लोग लिखिएगा यूरेनियम, ठीक है। ये एग्जाम में रहता भी कभी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है फ्यूल के रूप में, किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग तो जान ही गए होंगे कि इंडिया भी थोरियम में ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये भारत में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ समझा लेता हूँ, पहले रुक जाइए। देखिए मान लीजिए ये यूरेनियम है,
ठीक है, ये यूरेनियम है। इसे क्या करते हैं, पहले हम लोग ये छोटा छोटा जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर यूरेनियम को भर देते हैं। देख लिए, ये इसमें हम लोग यूरेनियम को भर देते हैं। मान लीजिए अब मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यूरेनियम भरा हुआ है। ठीक है, ये पैलेट्स में, ये पैलेट के रूप में रहता है, दिख रहा है। फिर उसको ऐसे ट्यूब में डाल दिया जाता है पूरा, इसको फिर एक ट्यूब में डाल दिया जाता है ऐसे करके। ठीक है, एक ट्यूब में डाल दिया जाता है। और ये जो ट्यूब होता है ये होता है एल्युमिनियम का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी होता है और जर्कोनियम का भी हो सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको रिएक्टर में यहाँ पे डाला जाता है अंदर। ठीक है, यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। आप लोग इतना समझ में आ गया ना। अब चलिए चलते हैं आगे। सिक्योरिटी, मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसे सिक्योरिटी देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रकार का पूरा बम ही रहता है। न्यूक्लियर बम आप लोग जानते ही होंगे, जापान में गिराया गया था, तो ये एक प्रकार का पूरा बम ही रहता है। तो इसे सिक्योरिटी, मान लीजिए बाई चांस कभी इसमें गलती हो जाए तो पूरा इलाका ख़त्म हो सकता है। इसीलिए इसे सिक्योरिटी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा दीवार बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे बड़ा सा दीवार जैसा है बनाया हुआ है घर के ऊपर, जो कि सीमेंट से बनाया जाता है। पूरा सीमेंट का बहुत 2 मीटर लगभग उतना चौड़ाई कर केवल ढाला जाता है मजबूती के लिए, कि अंदर अगर ब्लास्ट भी हो तो उसका रूप मतलब उसका जो धुआं हुआ है वो बाहर ना निकले, वो अंदर ही रहे। इसलिए ये पूरा कंक्रीट से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, सुरक्षा में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कंक्रीट का पूरा दीवार बनाया हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसे बनाया जा रहा है। ये 2 मीटर लगभग इसका चौड़ाई रहता है जो ढलाई होता है सो, ताकि अंदर से कोई भी चीज़ ब्लास्ट अगर हो तो बाहर नहीं निकले। ठीक है, आप लोग सिक्योरिटी में हम लोग कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पीछे पढ़ ही लिए हैं, फ्यूल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का। भारत में किस में ध्यान दे रहा है, थोरियम में, क्योंकि वो आसानी से मिल जाता है। और अभी किसका इस्तेमाल अधिकतर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतर यूरेनियम का ही इस्तेमाल होता है। अब चलिए चलते हैं आगे। कंट्रोलर क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोलर का काम होता है कि मान लीजिए कभी हम लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट डाउन करना है या बंद करना है, ठीक है ना, या कुछ प्रॉब्लम हो गया और इसे बंद करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट को, तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियर हम लोग को जो फ्यूल डाले थे उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर लगाते हैं। आप लोग देखे थे कि जब रिएक्शन चेन रिएक्शन हो रहा था तो कभी भी ब्लास्ट होता था तो वहाँ पे 2 चीज़ बनते थे और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते थे। देखे थे ना आप लोग, न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे। अगर हम लोग ये न्यूट्रॉन को किसी प्रकार से ख़त्म कर दें न्यूट्रॉन को, ठीक है, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकला ना, इसे अगर हम लोग ख़त्म कर दें 3 न्यूट्रॉन को, तो आगे रिएक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही 235 स्टेबल रहेगा और वहाँ पे अगर नहीं जाके एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड नहीं होगा तब तक वो अनस्टेबल होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर का काम होता है यही जो 3 न्यूट्रॉन दिख रहे हैं ना, इसको सोखना या ख़त्म कर देना। ठीक है, तो अगर ये न्यूट्रॉन को अगर हम लोग हटा देंगे तो ये आराम से इसे हम लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर, इसी को हम लोग नियंत्रक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कंट्रोल रड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो फिशन है, मान लीजिए हमको धीरे धीरे रिएक्शन कराना है रिएक्शन, लेकिन धीरे धीरे कराना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि ये 1 न्यूट्रॉन को बंद कर देंगे। यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन था ना, इसमें से मान लीजिए हम लोग 1 चाहे 2 को बंद कर दिए तो केवल 1 न्यूट्रॉन आगे टकराते जाएगा, ब्लास्ट होते जाएगा और चलते जाएगा। ठीक है, 2 को हम लोग हमेशा हटाते जाएंगे। तो ये काम भी कंट्रोलर करता है। ठीक है, दूसरा, अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बोरोन, कैडमियम, सिल्वर, हैफनियम और इंडियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि न्यूट्रॉन को केवल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या सोख लेता है। ठीक है, ख़त्म कर देता है। आप लोग को यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए कि कंट्रोलर के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा बोरोन रड का और कैडमियम रड का। ठीक है, बोरोन की छड़ चाहे कैडमियम की छड़ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग को परमाणु बम बनाना है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्या बनाना है, परमाणु बम बनाना है। तो बस परमाणु बम और न्यूक्लियर पावर प्लांट में बस एक ही अंतर होता है, वो है कंट्रोलर का। जो बम होता है उसमें कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ रहता है। ठीक है, वहाँ पे बोरोन का छड़ या कैडमियम का छड़ होता ही नहीं है, इसी कारण से उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बस एक बार ब्लास्ट होना स्टार्ट हुआ और पूरा ख़त्म होकर ही रहेगा। ठीक है, इसलिए वो बहुत भयानक रूप ले लेता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। कूलेंट, मान लीजिए उतना रिएक्शन हो रहा है अंदर, ठीक है,
या तो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है तो उसे ठंडा करना भी तो जरूरी है, क्योंकि गर्मी से ही वो खुद पिघल जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसे ठंडा रखने के लिए हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कूलेंट। कूलेंट मतलब समझिए ठंडा करने के लिए, ठीक है, शीतलक बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में। तो कूलेंट कूल करना हम लोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कूल नहीं करेंगे हम लोग तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और अचानक ब्लास्ट कर जाएगा। तो कूल करने के लिए हम लोग कूलेंट लगाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कूलेंट के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले लिक्विड मेटल का भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कूलेंट के रूप में, जिसमें कि सोडियम आता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन में मिला था सोडियम। ठीक है, लीड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में मरकरी का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है, अभी इसका इस्तेमाल होता नहीं है। आप लोग को ऑप्शन में सोडियम चाहे लीड ही मिलेगा कि हम लोग कूलेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, दूसरा लिक्विड सोडियम का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही आप लोग देख ही लिए होंगे, लिक्विड जो कि तरल भी हम लोग बोलते हैं, चाहे द्रवित सोडियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लीड और सोडियम का इस्तेमाल, किसका? लीड और सोडियम, जो कि आप लोग पता ही होगा लिक्विड मेटल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोग को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अभी जाके मैं आगे जाऊँगा तो आप लोग को पढ़ा दूँगा। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को क्या बोलते हैं? FBR। ठीक है, अब आइए आगे, हम लोग कभी कभी कूलेंट के रूप में गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और नाइट्रोजन गैस, लेकिन अधिकतर हम लोग हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर एग्जाम में पूछेगा कि गैस के रूप में हम लोग कूलेंट के रूप में, अगर मान लीजिए हम लोग कूलेंट ले रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, तो अगर हमको अगर गैस लेना है तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो सही हो जाएगा, हीलियम रहेगा तो वो सही हो जाएगा, और नाइट्रोजन गैस रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। मॉडरेटर, अब ये मॉडरेटर क्या होता है उसे मैं समझा लेता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए मान लीजिए जब ये यूरेनियम का एटम जब ब्लास्ट हो रहा था, टूट रहा था, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दो भाग में तो पहले टूट गया था, उसमें यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकले थे। कितने न्यूट्रॉन? 3। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हो कि अगर ये जल्दी जाएगा और आगे जाके यहाँ पे फिर एटम से टकराएगा और फिर यहाँ पे 2 भाग बनेंगे और फिर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये मॉडरेटर का काम जो होता है ना, वो होता है कि ये जो न्यूट्रॉन निकला, ठीक है ना, इसे धीमा कर देना। मान लीजिए यहाँ से निकल के जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग रास्ते में ही धीरे करते हैं, धीरे जाके इसमें टकराता है। ठीक है, अगर आप मॉडरेटर नहीं लगाइएगा तो ये डायरेक्ट जाएगा, टकराते जाएगा और जल्दी स्पीड में ब्लास्ट होगा। ठीक है, तो मॉडरेटर का काम होता है कि न्यूट्रॉन को केवल स्लो करना, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। ठीक है, जान गए होंगे, मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन को स्लो करना, और कंट्रोलर का काम होता है न्यूट्रॉन को सोख लेना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर लेना। ठीक है, धीमा कर देना उसे। ठीक है, हम लोग मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर भी लेते हैं, नॉर्मल वाटर भी लेते हैं, और हम लोग ग्रेफाइट भी लेते हैं। ठीक है, हम लोग लेकिन अभी तक एग्जाम में अभी तक ये दोनों को देखा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट एक बार आ चुका है। अच्छा, हैवी वाटर भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये आपको ऑप्शन में बहुत बार मिलेगा। ठीक है, पूरी जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग का आंसर होगा, अगर वहाँ पर ग्रेफाइट रहेगा तो ग्रेफाइट, अधिकतर चांस है कि ग्रेफाइट ही आप लोग को मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मॉडरेटर के रूप में अगर ग्रेफाइट का इस्तेमाल हुआ है, अगर मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल हुआ है तो उसे हम लोग पाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग पाइल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का अगर इस्तेमाल होता है मॉडरेटर के रूप में तो उसे हम लोग पाइल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। और अगर हैवी वाटर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बहुत बार अभी यही होता है, ठीक है ना, अभी मैं अब आप लोगों को आगे बताते जाऊँगा। अगर हैवी वाटर का मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल हुआ है, भारी जल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्विमिंग पूल। क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल। आप लोग देखे भी होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो रहता है उसमें पूरा ब्लू पूरा पानी जैसे भरा हुआ रहता है और वहाँ पे ब्लू कलर का वहाँ पे रिएक्शन होते रहता है। देखें आप लोग यूट्यूब में अगर सर्च मारिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका अच्छा वीडियो मिलेगा मुझे तो मैं इसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन होते हुए। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन मेरा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि ग्रेफाइट का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग पाइल कहते हैं, और अगर हैवी वाटर या भारी जल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं। सही में आ गया आप लोग को? मॉडरेटर क्या काम करता है
वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। कंट्रोलर क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है या सोख लेता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कि न्यूक्लियर रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वो सब मैं इसमें आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे। तो सबसे पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में BWR भी बोलते हैं। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, BWR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, आप लोग को वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ठीक है, PWR इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। तीसरा होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR। ठीक है, चौथा होता है एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं AGR। ठीक है, और पांचवा जो होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं FBR। ठीक है, FBR। मैं अभी आप लोग को इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर ये है। ठीक है, BWR है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ पहले। ठीक है, आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जो रड है, इसमें यूरेनियम का ये रड है। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप लोग फ्यूल है। ठीक है, इस फ्यूल में, और ये जो स्टिक जैसा दिख रहा है लंबा लंबा, ये है इसका कंट्रोल रड। ठीक है, ये बाहर रहता है जब प्रोसेस चलते रहता है उस टाइम, और जब इस कंट्रोल रड को गिरा दिया जाता है तो वो न्यूट्रॉन को सोखना चालू कर देते हैं। आप लोग देखिए, ये स्ट्रक्चर है जो कि बहुत मोटा दीवार रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना पानी को दिया है, नॉर्मल पानी जो रहता है उसे यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे जो यूरेनियम के जो एटम टूटेंगे तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज के कारण ये जो पानी है यहाँ पे गर्म होता है। ठीक है, एनर्जी के कारण ये पानी जो है सो गर्म हो जाता है, और ये पानी आगे जाता है और जाके टरबाइन को घुमा देता है। और टरबाइन घूमता है तो आगे जाके जनरेटर का रोटर भी घूमता है। अब यहाँ पे जनरेटर से बिजली बन जाता है। ठीक है, अब ये जो पानी यहाँ पे जो भाप आया था, ठीक है, यहाँ पे जो भाप आया था उस भाप को आगे बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नदी उदी का पानी को लाया जाता है और केवल इस पाइप का सहारे घुमाया जाता है। तो ये जो गर्म जो भाप है ना, ये धीरे धीरे कंडेंस होना चालू हो जाता है, ठंडा होना चालू हो जाता है, और ठंडा होने के बाद फिर से पानी में चेंज हो जाता है। फिर यही पानी को आगे घुमा के यहाँ से बढ़ा के फिर वहाँ पे रिएक्टर में डाल दिया जाता है। ठीक है, BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में यही होता है। फिर से आप लोग एक बार इसे का फोटो देख लीजिए कैसे घूम रहा है। ठीक है, अब आप लोग देख ही लिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। दूसरा जो होता है वो होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसमें प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है, मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। देखिए, सेम इसमें क्या किया जाता है, ये जो बाहर का आउटर लेयर होता है, इसे मैंने तो बता दिया। ये एक्चुअली में जो दीवार रहता है ना, ये सेफ्टी का बहुत बड़ा काम होता है। मान लीजिए कि किसी प्रकार से अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो जाए तो जितना भी इसका रेडिएशन है सब ये रूम के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जो अंदर जो आप लोग पीला पीला लिक्विड देख रहे हैं ना, ये है वाटर में हम लोग यहाँ पे भी नॉर्मल वाटर रखते हैं एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पे जब यूरेनियम के एटम जब टूटते हैं और यहाँ पे गर्मी रिलीज होता है, ठीक है, गर्मी जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो यहाँ पे जो अंदर जो पानी रहता है नॉर्मल पानी, ठीक है, ये गर्म होकर भाप बनता है, गर्म होकर भाप बनता है, और यहाँ पे एक प्रेशराइजर लगा हुआ रहता है। ठीक है, प्रेशराइजर का ये काम होता है कि मान लीजिए पानी गर्म होगा तो 100 डिग्री के बाद क्या बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। इसका काम होता है ये प्रेशराइजर का कि उसे मेंटेन करना, उसे भाप नहीं बनने देना, उसे लिक्विड फॉर्म में ही रखना। ये काम करता है कौन, प्रेशराइजर। इसका काम होता है कि जो पानी जो उधर से गर्म होकर आ रहा है ना, जो भाप बनने के लिए बेताब है, उसे रोक के रखता है। और प्रेशराइजर क्या करता है, उसे लिक्विड फॉर्म में ही रखता है वो गर्म पानी को। ठीक है, अब वो गर्म पानी आगे जाता है और यहाँ पे एक टैंक होता है, इस टैंक में पानी भरा हुआ होता है नॉर्मल पानी। अब जैसे ही ये गर्म पानी इसके संपर्क में आता है, ये पानी गर्म होकर भाप बनना चालू होता है बगल का पानी। ठीक है, और ये भाप को हम लोग आगे लेते हैं और वही टरबाइन में घुमाते हैं, यहाँ पे टरबाइन को, और फिर रोटर घूमता है, जनरेटर से बिजली बन जाता है, और यही फिर पानी को आगे लाते हैं। इधर ठंडा पानी आता है और इसे ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, फिर से लिक्विड फिर से घूम के यहाँ पे अंदर घुस जाता है। और ये जो गर्म पानी जो था ना, ये दोबारा रोटेट होकर फिर इसी के अंदर जाते रहता है। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में यही चीज़ होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप कि प्रेशराइजर वाटर रिएक्टर क्या होता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या होता है। अब चलिए चलते हैं आगे। तीसरा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। उसमें जो हम लोग नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कर रहे थे ना अंदर में, यहाँ पे जो अंदर में हम लोग
नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपके पास सेम प्रोसेस, कोई चेंजेस नहीं होता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है, पूरा वर्ल्ड में, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। तो एग्जाम में आने का संभावना इसका सबसे ज़्यादा रहता है। इसका शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग PHWR, और फुल फॉर्म में बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। ये देखिए एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देता हूँ। यहाँ पे क्या किया जाता है ना कि इसे ठंडा करने के लिए, जो रिएक्टर रहता है इसे ठंडा करने के लिए हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? गैस का, ठंडा करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग कूलेंट के रूप में भी, जो वहाँ पे हैवी वाटर जो था वही उसे ठंडा भी कर रहा था, लेकिन इसको हम लोग ठंडा करने के लिए स्पेशल यहाँ पे गैस डालते हैं। यहाँ पे जो गैस डालते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल सकते हैं हम लोग, चाहे हीलियम। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि AGR, या तो फुल फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर में हम लोग कूलेंट के रूप में किसे डालते हैं, तो आप लोग का ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड या तो हीलियम। यही दोनों आपके ऑप्शन जो है सही होंगे। आप लोग जरूर याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है और उसमें ऑप्शन में हीलियम था। ठीक है, अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन नहीं देखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग को मिल जाएगा एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर में कौन सा कूलेंट डालते हैं, तो यहाँ पर रहता है हीलियम। ठीक है, ठंडा करने के लिए, रिएक्टर कहीं ज़्यादा गर्म ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। उसी का है, आप लोग देख लीजिएगा इसे, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं FBR। इसमें क्या होता है ना कि न्यूट्रॉन, जो जब आप लोग देखे थे कि एटम टूट रहा था तो वहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे एक्स्ट्रा, वो तीनों न्यूट्रॉन को आगे रिएक्शन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, कि वो और जल्दी जल्दी ब्लास्ट करते जाएं। ठीक है, इसके लिए जल्दी जल्दी उसे आगे भेज दिया जाता है। अब जल्दी जल्दी जाएंगे आगे तो आगे जल्दी जल्दी रिएक्शन भी होगा, ब्लास्ट भी जल्दी जल्दी होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फास्ट लगाया हुआ है जल्दी जल्दी के कारण। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं FBR। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, एक्चुअली मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि इंडिया में अभी टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि अभी एक्टिवेट हैं। ठीक है, इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर अभी एक्टिवेट है, और टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट है 7 पावर प्लांट। ठीक है, उसके अंदर किसी में 2 रिएक्टर है, किसी में 3 रिएक्टर है, जो कि मैं आप लोग को अभी आगे बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, जिनका टोटल कैपेसिटी रहता है 7480 मेगावाट, जिसका कैपेसिटी है 7480 मेगावाट। लेकिन अभी एक पूरा टोटल में काम कर रहे हैं इतना मेगावाट में काम कर रहे हैं। ठीक है, 6780 मेगावाट में अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका टोटल क्षमता कितना है? 7480 मेगावाट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, जो कि इंडिया में जो इतना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस सब के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है नरोरा परमाणु ऊर्जा, ठीक है, संयंत्र। ठीक है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के शहर का नाम है, जरूर याद रखिएगा, बुलंदशहर में है। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नरोरा किस जिले में है। ठीक है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? तो आप लोग याद रखिएगा बुलंदशहर जिले में है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और इसके बारे में बताता हूँ। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 1991 को। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1991 को हुआ था। ठीक है, इसमें जो कूलिंग सोर्स है, ठंडा करने के लिए जो पानी लाया जाता है वो गंगा नदी से लिया जाता है। वो जो पानी रहता है ठंडा करने के लिए, रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, वो कहाँ से पानी आता है? गंगा नदी से। ये जो है, अब मैंने आपको तभी बताया था कि PHWR ये पूरा वर्ल्ड में और इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो रिएक्टर का नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, क्योंकि रिएक्टर के अंदर हम लोग हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अब मैं आप लोग का ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि हैवी वाटर यूज्ड एज ए मॉडरेटर के भी रूप में हम लोग लेते हैं हैवी वाटर को, और कूलेंट के रूप में भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि मॉडरेटर के रूप में वो धीरे धीरे न्यूट्रॉन को धीरे कर देता है, और कूलेंट में जो रिएक्टर रहता है उसे ठंडा भी करता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को और बता देता हूँ, जो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें टोटल रिएक्टर की संख्या है 2, रिएक्टर की संख्या है 2, और प्रत्येक जो सिंगल जो रिएक्टर हैं उनका जो क्षमता है वो 220 मेगावाट है। तो अगर 2 हैं तो टोटल मेगावाट यहाँ से हम लोग को मिलता है 440 मेगावाट, ठीक है। ये हो गया नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। अब चलिए चलते हैं आगे। दूसरा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, राजस्थान में है। चलिए मैं इसके बारे में आप लोग बता देता हूँ। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। कौन सा ज़िले में है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में है, ठीक है, जो कि कोटा के नज़दीक है। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 16 दिसंबर 1973 को। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर 1973 को, ठीक है। इसका जो कूलिंग सोर्स है, इसे पानी कहाँ से मिलता है, तो वो पानी मिलता है राणा प्रताप सागर डैम से, और दूसरा चंबल रिवर से भी इसे पानी मिलता है। तीसरा चीज़, ये भी PHWR है। मैंने शुरू में ही आप लोग को बताया था कि भारत में ज़्यादा PHWR ही रिएक्टर इंडिया में है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कनाडा के सहयोग से बना है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। कनाडा ही इसे बनाने में मदद किया है। तो कहीं कहीं आप लोग को कैंडू भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा। कैंडू भी जो यहाँ पे KN है ना, वो कनाडा को शो कर रहा है, ठीक है। तो पूछेगा कि भारत में कौन सा परमाणु पावर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, तो आप लोग का ऑप्शन होगा रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब चलिए आगे चलते हैं। इसका जो सेकेंड जो रिएक्टर था उसे डिले कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम भारत न्यूक्लियर परमाणु जो बम था उसका टेस्ट में लगा हुआ था, और उसका आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो उसका जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है। स्माइलिंग बुद्धा का जो टेस्टिंग चल रहा था न्यूक्लियर बम का, इसी चलते उसे डिले किया गया था, ठीक है। जो कि मैं अभी न्यूक्लियर बम को भी इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा पूरा। अच्छा, कनाडा का देखिए लिखा हुआ है, कैंडू अगर लिखा हुआ रहेगा तो कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम होता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म। इसमें टोटल रिएक्टर की संख्या है 6। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर की संख्या है 6, और किसी का क्षमता 100 मेगावाट है, किसी का 200 मेगावाट है, किसी का 220 मेगावाट है, और टोटल यहाँ से हम लोग को मिलते हैं 1180 मेगावाट, ठीक है, टोटल यहाँ से रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। तीसरा है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तीसरा है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है, जो कि सूरत और ताप्ती नदी के समीप है। कहाँ पे है, सूरज और ताप्ती नदी के बगल में है, ठीक है। इसका फर्स्ट जो रिएक्टर था वो स्टार्ट हुआ था 6 मई 1993 को। इसका फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था 6 मई 1993 को। इसका जो कूलिंग सोर्स है वो है उकाई डैम और ताप्ती रिवर। इसमें आप लोग ताप्ती रिवर ज़्यादा याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में देगा तो वहाँ पे आप लोग का ऑप्शन रहेगा ताप्ती रिवर, ठीक है। ये भी PHWR है, या आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा इसके बारे में, D2 के बारे में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो टोटल रिएक्टर है वो है 2, ठीक है। यहाँ पे 2 रिएक्टर हैं, और प्रत्येक का मेगावाट का जो क्षमता है वो 220 है। तो टोटल यहाँ से हम लोग को 440 मेगावाट एनर्जी मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं आगे। चौथा है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसे, ठीक है। ये कौन सा ज़िला में है, तो ये पड़ता है पालघर ज़िले में। कहाँ पे, पालघर ज़िले में, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इंडिया का कॉमर्शियल में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है। एक्चुअली में पहले ही बनाया गया था भाभा एटॉमिक सेंटर में न्यूक्लियर परीक्षण के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि कमर्शियल के लिए बनाया गया था, जो कि बिजली बना के बेचने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो वो है तारापुर में, ठीक है, मतलब तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। कहाँ पे है, पालघर ज़िले में है। कहाँ पे है, पालघर ज़िले में है। आप लोग तो कुछ दिन पहले पढ़े भी होंगे कि पालघर में 2 साधुओं को पीट पीट के मार डाला गया था, वो वही जगह है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे।
इसका जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्टर जो था उसे स्टार्ट किया गया था 28 अक्टूबर 1969 को। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्टर स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 28 अक्टूबर 1969 को, ठीक है। इसका जो कूलिंग सोर्स है ये डायरेक्ट समुद्र से पानी ले लेता है, ठीक है, अरबियन सी से पानी लेता है। कहाँ से पानी लेता है? अरबियन सी से। ये देखिए तभी इससे पहले जितना भी आप लोग देख रहे थे वो था PHWR, है ना, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, लेकिन ये है BWR जो कि होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। यहाँ पे जो दोनों है ये दोनों बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। इसमें नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मॉडरेटर और कूलिंग के लिए। और इसमें नॉर्मल पानी ही मॉडरेटर भी रहता है और कूलिंग भी रहता है, ठीक है, BWR में। अब चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे PHWR के भी 2 रिएक्टर हैं, ठीक है, तो आप लोग देख ही लिए होंगे। यहाँ पे 4 रिएक्टर तो आप लोग को अभी भी दिख गए हैं। और ये अमेरिका के सहयोग से बना था। जो इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था ना वो अमेरिका के सहयोग से बना था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। आप लोग याद रखिएगा अमेरिका के सहयोग से बना था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। यहाँ पर टोटल 4 रिएक्टर हैं जिसमें से 2 की क्षमता है 160 मेगावाट और दूसरे 2 का जो क्षमता है वो है 540 मेगावाट। तो यहाँ से टोटल हम लोग को 1400 मेगावाट एनर्जी मिलता है, ठीक है। कहाँ से? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से। किसके सहयोग से बना है? अमेरिका के सहयोग से बना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। यह है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह है कर्नाटक में। के से कैगा, के से कर्नाटक, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में ही है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो है ये कैगा जिले में है। कौन सा जिला में है? कैगा जिला में, इसलिए इसका नाम है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और नदी इसका बगल में एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर है वो स्टार्ट होता है 16 नवंबर 2000 को। कब स्टार्ट होता है? 16 नवंबर 2000 को स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका जो कूलिंग सोर्स है, जो पानी लेता है वो लेता है काली रिवर से, क्योंकि उसके बगल में है। और दूसरा करदा डैम, डैम का नाम है करदा डैम, ठीक है। और ये भी PHWR है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। आप लोग याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसमें टोटल रिएक्टर है 4, और प्रत्येक का क्षमता है 220 मेगावाट। तो यहाँ से 880 मेगावाट निकल जाता है। और यहाँ पे और 2 रिएक्टर लगाने का प्लान अभी चल रहा है, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि भारत में और कहाँ कहाँ नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहे हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे अभी टोटल अभी पहले से 4 हैं और अभी और 2 और लग जाएंगे, ठीक है। जो अगर 2 जो पहले से चल रहे हैं उसका भी क्षमता है 880 मेगावाट, और अगर 2 और लग जाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा क्षमता हो जाएगा 1400 मेगावाट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कि ये 960 डेज तक लगातार चला है, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। 960 डेज तक लगातार चला है। तो आप लोग अगर पूछ देगा कि लंबे समय तक चलने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का कौन है, बहुत लंबे समय तक, तो आप लोग का ऑप्शन होगा कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। आप लोग तो ये जानते ही है PHWR के बारे में मैंने शुरू ही बता दिया था। अब आगे जो है इसका नाम है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, जिसे हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। क्या नाम से याद रखे हैं? कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे हम लोग इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोग को कामनी के बारे में बताऊंगा, कामनी रिएक्टर के बारे में। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये जो कामनी रिएक्टर है उसके बारे में, ठीक है। तो ये है कहाँ पे? पहले तो कलपक्कम जो है सो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो कलपक्कम है इसको हम लोग इंदिरा गांधी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप लोग को जरूर याद रखना है। कहाँ पे? कांचीपुरम जिले में है। कहाँ पे है? कांचीपुरम जिले में है, ठीक है। और शहर का नाम है कलपक्कम, इसीलिए इसे हम लोग कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर जो था वो स्टार्ट होता है 27 जनवरी 1984 को। कब स्टार्ट होता है? 27 जनवरी 1984 को। इसका जो कूलिंग सोर्स है, कूलिंग सोर्स ठंडा करने के लिए, तो इसमें देखिए लिक्विड सोडियम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लिक्विड जो कि मेटल है, ठीक है ना, लिक्विड सोडियम के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था सोडियम के बारे में, ठीक है, कूलेंट के रूप में। और जो दूसरा है वो पानी लेता है बे ऑफ बंगाल से, पानी से, ठीक है। पानी से भी रिएक्टर को ठंडा करता है, और लिक्विड सोडियम भी रिएक्टर में डालता है ठंडा करने के लिए रिएक्टर को, ठीक है।
ये भी PHWR है, आप लोग याद रखिएगा। ये इंडिया का फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर है। मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा यहाँ पे, और बहुत जल्दी जितना जो 3 न्यूट्रॉन है वो आगे जाकर फिर ब्लास्ट करेंगे और एनर्जी बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ पहले, ठीक है। ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। भारत अपने दम पे इसे बनाया है, ठीक है। इसे ऑपरेट करने के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इसे हैंडल करता है। पहले आप लोग देख रहे थे ना, सबको कौन हैंडल करता था, NPCIL, लेकिन इसे ऑपरेट करता है भवानी, ठीक है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इसे हैंडल करता है, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्टर था जिससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो कि है कामनी, ठीक है। क्या है, कामनी। ये एक छोटा रिएक्टर था, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इसे इंसर्ट कर दिया है। ये उस टाइम इसका क्षमता था 30 किलोवाट एनर्जी ये बना सकता था, ठीक है। यहाँ पे अभी टोटल रिएक्टर जो है सो 2 हैं, और प्रत्येक का क्षमता 220 मेगावाट है, तो टोटल हो जाता है 440 मेगावाट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ले आता हूँ कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। ये भी तमिलनाडु में ही है, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अगर आप लोग से पूछ लेगा कि भारत के किस राज्य में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है या सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आप लोग का आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे था इंदिरा गांधी, चाहे आप लोग बोल सकते हैं कलपक्कम भी है, और यहाँ पे कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, ठीक है। ये तिरुनेलवेली जिला में है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। कौन है, कुंडनकुलम, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का सबसे बड़ा है तमिलनाडु में, ठीक है। इंडिया का भी और तमिलनाडु का भी सबसे बड़ा है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा है तो आप लोग जान ही गए। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर था वो स्टार्ट होता है 22 अक्टूबर 2013 में, ठीक है। फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट होता है 22 अक्टूबर 2013 में। इसका जो कूलिंग सोर्स है ये कैलादीव सी से पानी ले लेता है, ठीक है। यहाँ से पानी ले लेता है, यहाँ पे सी है जिसका नाम है कैलादीव सी, ठीक है। आप लोग, ये भी PHWR है, और ये रूस के सहयोग से बना है। पहले मैंने आप लोग को दिखाया कनाडा के सहयोग से, फिर एक तारापुर जो कि अमेरिका के सहयोग से, और यह है रूस के सहयोग से बना था, ठीक है। कुंडनकुलम जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये रूस के सहयोग से बना है, ठीक है। इसमें टोटल रिएक्टर है 2, इसमें जो टोटल रिएक्टर है वो है 2, और प्रत्येक का क्षमता है 1000 मेगावाट। तो आप लोग देख रहे होंगे 2000 मेगावाट आ रहा है, जो कि अभी तक किसी से नहीं आ रहा था, ठीक है। इसलिए ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आप लोग फोटो में देख ही सकते हैं, ये समुद्र किनारे है, और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा है, ठीक है, ये देखिए कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। भारत में परीक्षण के लिए केवल कि न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसे ब्लास्ट करके किस प्रकार से एनर्जी बनता है, उसको टेस्ट उस्ट करने के लिए ये महाराष्ट्र में बनाया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र में आप लोग तारापुर पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी जब इंडिया में स्टार्टिंग हो रहा था न्यूक्लियर के बारे में, उस टाइम भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे था, तो मुंबई में ही था, महाराष्ट्र में। वहाँ पे टेस्ट के लिए सबसे पहले रिएक्टर लगाया गया था टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ पे है, ट्राम्बे में है। कहाँ पे है, ट्राम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, जो कि मुंबई में है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर जी के वही स्टार्ट किए थे एक्चुअली में, आप बोल सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर का भी मृत्यु आप लोगों को पता ही होगा, एरोप्लेन के रेस में हो गया था, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से इसे आरंभ किया गया था, ठीक है। लेकिन 12 जनवरी 1967 को इसका नया नाम चेंज कर दिया गया, इसका पुराना नाम, और इसका नाम रख दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। जो कि 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इसी के रूप में उन्हें एक श्रद्धांजलि दिया जाता है कि इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया जाता है, ठीक है।
आप लोग यहाँ के कुछ रिएक्टर आप लोग को याद रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है। तो जैसे कि अप्सरा जो कि अमेरिका का रिएक्टर था, जो कि यहाँ का फर्स्ट रिएक्टर भी था। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे पहला रिएक्टर जो कि भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र में लगा था, तो आप लोग बोलिएगा अप्सरा, ठीक है। ये अमेरिका के सहयोग से लगा था 1956 में। दूसरा साइरस जो कि कनाडा के सहयोग से था 1960 में। जर्लिन 1961 में। पूर्णिमा 1 1972 में। पूर्णिमा 2 1980 में। पूर्णिमा 3 1990 में। और ध्रुव 1985 में, ठीक है। आप लोग ये इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है, नोट्स बना के, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोग को कुछ और बताता हूँ, जो कि इंडिया में कहाँ कहाँ अभी नया नया प्लांट लगाने का प्लान बनाया गया है या बनाया हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं तो काम स्टार्ट भी हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को वो बताता हूँ। तो जो सबसे पहला नंबर पर आता है उसका नाम है गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। क्योंकि यह हरियाणा के गोरखपुर जिला में है। कहाँ पे? गोरखपुर में है, ठीक है, इसलिए, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, हरियाणा के गोरखपुर में है, ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ। ये फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थित है, ठीक है। गांव का नाम है गोरखपुर और जिला का नाम है फतेहाबाद, ठीक है। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर है उसका स्टार्ट होने का संभावना है 2025 तक, ठीक है। और इसका जो कूलिंग सोर्स रहेगा, जो पानी जहाँ से लेगा वो लेगा भाखड़ा नागल, उसका जो कैनल बनाया गया है ना भाखड़ा नागल से, वही जो कैनल में जो पानी आता है वहीं से ये पानी लेगा ठंडा होने के लिए, रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी PSWR है रिएक्टर का। और यहाँ पे जो फर्स्ट चरण में जो बनाया जाएगा उसमें 700 मेगावाट के 2 रिएक्टर रहेंगे, मतलब टोटल 1400 मेगावाट यहाँ से बिजली मिलेगा, ठीक है। 13 जनवरी 2014 को इस परियोजना को स्टार्टिंग किया गया था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। 2025 में यह पूरा हो सकता है, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और इसका काम स्टार्टिंग हुआ है 2018 से, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें 4 रिएक्टर होंगे, आप लोग को 2 के बारे में जान ही गए होंगे, और यहाँ पे 2 और ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका पूरा जो क्षमता हो जाएगा वो 2800 मेगावाट रहेगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। दूसरा है बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में एक पहले आप लोग देख चुके थे, राजस्थान में एक था रावतभाटा, ठीक है। और यह है दूसरा जिसका नाम है बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक है। एक जिला है बांसवाड़ा, उसी के नाम पे इसे रखा गया है, ठीक है, जो कि गुजरात और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे गुजरात और राजस्थान दोनों के बीच में है, लेकिन एक्चुअली में ये पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। इसका काम जो स्टार्ट होगा वो 2022 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी काम नहीं हुआ है। कब से स्टार्ट होगा? 2022 से स्टार्ट होगा। ये जो कूलिंग सोर्स के लिए पानी लेगा वो लेगा बरगी रिजर्वरी से, ठीक है, बरगी रिजर्वरी से पानी उठाएगा, ठीक है। ये भी PSWR है रिएक्टर का, और इसमें 700 मेगावाट के एक ही रिएक्टर अभी लगने का प्लानिंग है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बाद में बढ़ाया जाएगा और इसे टोटल 2800 मेगावाट तक कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, सिटी ऑफ 100 आइलैंड भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसे 100 द्वीपों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी में अनेकों द्वीप बने हुए, आइलैंड बने हुआ है। जो नदी बहता है ना उसमें बहुत सारे आइलैंड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ 100 आइलैंड भी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। इसको सबको हैंडल करेगा कौन? NPCIL। जो भी नए बन रहे हैं उसे कौन हैंडल करेगा? NPCIL हैंडल करेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे लगेगा? मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका अभी से ही विरोध होना चालू हो गया है। आदमी लोग बोल रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण में क्षति होगा, ये होगा वो होगा, और इसे बंद करने में लगे हुए हैं। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और गाँव का नाम होता है चुटका और जिला का नाम है मंडला, ठीक है, जिला का नाम है मंडला, ठीक है। और जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी के पास में है, ठीक है। इसका जो कूलिंग सोर्स रहेगा वो रहेगा नर्मदा नदी। आप लोग को पता ही होगा मध्य प्रदेश में यहाँ से नर्मदा नदी इधर की ओर जाती है, तो यहाँ जो पानी उठाया जाएगा वो उठेगा नर्मदा नदी से, ठीक है, कूलिंग सोर्स के लिए। और यहाँ पे भी PSWR टाइप्स का रिएक्टर है,
रिएक्टर यहाँ पे 2 रिएक्टर लगेंगे 700 के मेगावाट के, तो टोटल हो जाएगा 1400 मेगावाट। ठीक है, इसका काम जो है सो 2022 के बाद से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसका भी हैंडल कौन करेगा, NPCIL हैंडल करेगा। अब चलिए चलते हैं आगे, जो कि है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे लगेगा, महाराष्ट्र में लगेगा। ठीक है, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, महाराष्ट्र के रत्नागिर जिले में, कौन सा जिला में, रत्नागिर जिले में लगेगा। ठीक है, आप लोग ये जो लगाया जा रहा है ये फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है। ये किसके सहयोग से लगाया जा रहा है, फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा था कनाडा के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, फिर रूस के सहयोग से, और ये है फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रिएक्टर है इसका काम स्टार्ट हो गया, इसलिए इसका जो फर्स्ट रिएक्टर है वो 2023 तक काम करना शायद चालू कर देगा। ठीक है, इसका जो कूलिंग सोर्स रहेगा वो रहेगा अरबियन सी, और दूसरा है राजपुर बे से भी ये पानी को उठाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, अरबियन सी अगर ऑप्शन में रहेगा कभी एग्जाम में तो। ठीक है, ये भी PHWR टाइप्स का इसका रिएक्टर है। इसमें 6 रिएक्टर लगेंगे 1650 वाट मेगावाट के, तो टोटल हो जाएगा 9900 मेगावाट। ठीक है, यहाँ से मिलेंगे। इसका काम स्टार्ट हो चुका है 2018 से, इसलिए 2023 में शायद बिजली देना चालू कर दे। ठीक है, इसको भी हैंडल करेगा NPCIL। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक न्यू पावर प्लांट बन रहा है जिसका नाम है कोवाडा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जिसे हम लोग कोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में ये है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट होने की संभावना है वह है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक इसका स्टार्ट होने का संभावना है। ठीक है, ये भी PHWR टाइप्स का ही इसका रिएक्टर है। ठीक है, ये इसका जो प्लांट जो बन रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 2015 से ही प्रपोज किया हुआ है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 6 रिएक्टर टोटल लगेंगे और एक का क्षमता रहेगा 1100 मेगावाट। ठीक है, टोटल यहाँ से मिलेगा हम लोग को 6600 मेगावाट। ठीक है, बिजली, और इसे भी हैंडल करेगा NPCIL। ठीक है, लेकिन इसका भी विरोध चल रहा है कि इसे भी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसे करके इसे भी बंद करने में लोग लगे हुए हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो अब आप लोग से कभी एग्जाम में पूछेगा टोटल रिएक्टर कितना है, तो 22 रिएक्टर है। कितना पावर प्लांट है, तो 7। मैंने आप लोगों को सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व में अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कितने ज़्यादा दुर्घटनाएं हुए हैं वो सब मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो कितने घटना हुए हैं सब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहला जो घटना होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो अभी तक का वर्ल्ड का जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग जो घटना होता है वो होता है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, जो कि कहाँ पे होता है, यूक्रेन पे होता है। कहाँ पे होता है, यूक्रेन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूक्रेन में। अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि रसिया यहाँ पे इन्वेजन किया है, अभी यहाँ पे अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये पहले कहाँ था, तो ये था यूक्रेन में। ठीक है, जब ये इसका दुर्घटना होता है तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बेलारूस में, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन बेलारूस के तरफ चल जाता है हवा के कारण। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो परमाणु बम होता है वो एक प्रकार का रेडिएशन ही केवल रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि केवल ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में ही तुरंत कुल लोग मर जाएंगे। इसका हवा जिधर जाएगा वो रेडिएशन भी उधर जाएगा और उधर बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसका जो रेडिएशन रहता है ये किधर चला जाता है, बेलारूस की साइड चला जाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं होता है। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु जो दुर्घटना होता है ये होता है 26 अप्रैल 1986 को। कब होता है, 26 अप्रैल 1986 को। आप लोग साल जरूर याद रखिएगा, 1986 में होता है सो। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार इससे पूछता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा उस टाइम ये USSR में पड़ता था। ठीक है, क्योंकि आप लोग पता ही होगा USSR का विघटन मतलब टूटता कब है, तो 1991 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1991 में USSR जो है सो टूट जाता है 15 कंट्रीज़ में। तो उससे पहले जो यूक्रेन रहता है ये भी USSR का ही हिस्सा रहता है। ठीक है, जगह का नाम में याद रखिएगा प्रीपत। ठीक है, क्योंकि उसी के बगल में एक नदी है जिसका नाम है प्रीपत और उसी के बगल में एक टाउन भी है। ठीक है, जिसका कि नाम है प्रीपत, और वहीं पे ये चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी वहीं पे है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो यह दुर्घटना तब हुई जब एक परमाणु रिएक्टर में एक स्टीम टरबाइन का एक टेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, स्टीम टरबाइन का एक टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन टेस्ट करने के लिए जब जो पावर जो रहता है उसे कम किया गया था।
ठीक है। जब टेस्ट करने के लिए जब हम लोग चालू किया गया ना, तो हल्का सा पावर को कम करके टेस्ट किया जा रहा था। तो जब टेस्ट करने के लिए जब पावर को लो किया गया था, तो धीरे धीरे जब टेस्ट हो गया तो धीरे धीरे उसे बढ़ाने का प्लान किया गया, लेकिन अचानक देखा गया कि ये बहुत स्पीडली बढ़ जाता है, ठीक है। उसे कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, और ऐसे करते करते अनियंत्रित हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते होते ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो घटना होती है वो इसका 4th रिएक्टर में घटना होता है, ठीक है। 4th रिएक्टर में आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे ब्लास्ट होकर पूरा बाहर फेंका गया है सामान। ये देखिए वहाँ पे एक पार्क था, वो पार्क का हाल कैसा हो गया है। ये देखिए पूरा बिल्डिंग को ही तोड़ दिया था जब ब्लास्ट हुआ था 1986 में। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रिज है जिसका नाम है ब्रिज ऑफ डेथ, क्योंकि ये जो प्रीपत जो जगह है वहाँ पे इस पुल के ऊपर ना बहुत सारे लोग देख रहे थे कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, और एक दिन बाद यहाँ पे ढेर सारा लाश देखा गया था इस पुल के ऊपर, इसलिए इस पुल का नाम है ब्रिज ऑफ डेथ, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, जब रेडिएशन धीरे धीरे जब टाइम बीतते गया और रेडिएशन फैलना देखते लोगों ने देखा कि इसका रेडिएशन कम नहीं हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे फेंकते ही रह रहा है, बाहर आ ही रहा है रेडिएशन, तो लास्ट में गवर्नमेंट इसमें क्या करता है कि इसको पूरा ढक देता है, ताकि अगर इसके ढका हुआ रहेगा तो कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसे पूरा कवर कर दिया जाता है, ठीक है, चेरनोबिल पावर प्लांट को, ठीक है। घटना कब हुआ था? 1986 में, ठीक है। अब जो दूसरा है उसका नाम है फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? तो ये जापान में होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग जो फुकुशिमा दिख रहा है ना, ये जापान में यहीं पास इसका प्लांट है, वहीं पे इसमें दुर्घटना होता है, ठीक है। डेट रहता है 11 मार्च 2011, ठीक है। 11 मार्च 2011 को होता है ये, ठीक है। 11 मार्च 2011 को यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, लगभग 2:30 बजे एक भूकंप आता है, ठीक है। भूकंप लगभग समुद्र से 70 किलोमीटर दूर पे आता है, जिसका तीव्रता रहता है, इंटेंसिटी रहता है 8.9, ठीक है। रिएक्टर स्केल में 8.9 शो करता है, ठीक है। तो अब आप लोग देख ही लिए होंगे कि ये बहुत बड़ा भूकंप था। तो समुद्र के अंदर ये लगभग 24 किलोमीटर के अंदर ज़मीन में हुआ था, ठीक है, जिसके कारण पूरा जापान जो है सो हिल जाता है। लगभग 20 मिनट के बाद समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा सुनामी का लहर बनता है और पूरा टाउन के अंदर आना चालू हो जाता है। इस हादसे में लगभग 15,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, ठीक है। परमाणु आपदा के दौरान फुकुशिमा प्लांट के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर तो बंद कर दिए जाते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगाया गया था जापान के न्यूक्लियर रिएक्टर में कि मान लीजिए कोई भी सुनामी आएगा, चाहे कोई भी भूकंप आएगा, तो ऑटोमेटिक ये शट डाउन हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ था। लेकिन क्या हुआ ना कि मान लीजिए शट डाउन हो जाएगा, लेकिन भी रिएक्टर तो गर्म रहता है, तो रिएक्टर धीरे धीरे ठंडा होता है। तो क्या होता है कि इसे ठंडा करने के लिए ना कूलेंट चाहे जनरेटर लगा के इसे ठंडा किया जाता है। लेकिन जब पानी पूरा आ जाता है ना, समुद्र का जो लहर है, तो उसके बाद वो जो जनरेटर रहता है वो ही जनरेटर ही ख़राब हो जाता है, तो इसे ठंडा करने वाला कोई नहीं रहता है, तो इसी कारण से ये ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं समुद्र में जब सुनामी आता है तो देखिए पूरा जापान में पूरा पानी अंदर तक घुस गया है, ठीक है। इधर से पानी इधर पूरा टाउन में घुस गया है, और देखिए कितना ऊंचा समुद्र का लहर था उस टाइम पानी का, ठीक है। जब ये 2011 में जब यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो उस टाइम का ये फ़ोटो देखिए, कितना ज़्यादा पूरा बिल्डिंग को तोड़ देता है। आप लोग देखे थे कि कंक्रीट से बनाया जाता है, 2 मीटर का ढलाई रहता है, तो ऊपर भी इसे तोड़ के बाहर निकल गया है, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ और आप लोग बताता हूँ कि ये 2011 में होता है। आप लोग को मैंने पहले बता दिया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे रेडिएशन जब फैलने लगा, ठीक है, और जब पावर प्लांट जब ब्लास्ट हो गया था तो जनरेटर के द्वारा ऊपर से हेलीकॉप्टर से ला के पानी दिया जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे, ताकि जो वहाँ पे जो आग लगा हुआ है वो सब बुझ जाए और जो रिएक्टर से धीरे धीरे ठंडा हो जाए जो बचा हुआ है, ठीक है। तो अब जितना भी हेलीकॉप्टर से पानी ला के ऊपर से गिराया गया था ना ठंडा करने के लिए, और जो बाहर से पानी दिया गया था मशीन के द्वारा, जो फिर सुनामी में भी जो पानी आया था वो पानी को इसमें स्टॉक करके रखा गया था, ठीक है। अब वो पानी को वो बहुत दिन पहले से ही स्टॉक करके रखे थे, क्या कि 2011 से रखा हुआ पानी है। अब वो पानी को धीरे धीरे टेस्ट कर करके उसका फिल्टर कर करके उसे बहुत हद तक ये सब साफ़ भी कर दिए थे, ठीक है।
लेकिन अब उसे समुद्र में, वो जापान की जो गवर्नमेंट है वो पानी को अब समुद्र में छोड़ना चाहती है। इसी कारण से अभी बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है कि वो पानी को अगर छोड़ देंगे तो चीन सबको कहना है कंट्रीज़ का, नाइबरिंग कंट्रीज़ का, कि वो पानी से बहुत ज़्यादा फिश ये सब को इफेक्ट पहुंचेगा, इवन मनुष्य को भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पहुंचेगा। इसी कारण से गवर्नमेंट इसे मना कर रही है। चीन ये सब जो अन्य देश हैं वो सब बोल रहे हैं कि आप लोग इस पानी को समुद्र में नहीं छोड़ें। ठीक है, ये देखिए पानी को कितना बड़ा बड़ा टंकी में स्टोर करके रखे हैं ये सब। ठीक है, ये जो टंकी है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए कितने सारे टंकी हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितने सारे टंकी में ये पानी को जमा करके रखे हैं। अब मैं आप लोगों को न्यूक्लियर बम के बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, किसके बारे में? न्यूक्लियर बम के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला विश्व का सबसे पहला जो न्यूक्लियर बम बनाया गया था, ठीक है, जो टेस्ट किया गया था, वो तो एक्चुअली में अमेरिका ही करता है, क्योंकि सबसे पहला न्यूक्लियर बम अमेरिका ही बनाता है। ठीक है, तो जब यूनाइटेड स्टेट जो फर्स्ट बम बनाता है, ठीक है, उसको जो टेस्ट करता है, वो टेस्ट का जो नाम रहता है उसका नाम रहता है ट्रिनिटी। क्या नाम रहता है? ट्रिनिटी। जब फर्स्ट टेस्ट किया जाता है उसका नाम रहता है ट्रिनिटी। और ये कब होता है? 16 जुलाई 1945 को। आप लोग देख रहे होंगे कि जापान में, आप लोगों को पता होगा कि जापान में बम गिराया था कौन? अमेरिका। ठीक है, कितना तारीख को? 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, पता है ना आप लोगों को, हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, तो 16 अगस्त 1945 को कौन बम टेस्ट करता है? न्यूक्लियर बम? अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो है सो टेस्ट करता है न्यूक्लियर बम। ठीक है, जिसका कि नाम रहता है ट्रिनिटी। आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा, कोई बड़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ सकता है। अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब मान लीजिए अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर बम हो गया और उस टाइम चल रहा था वर्ल्ड वार 2। तो अमेरिका सोचा कि अब हम इस बम का ही मदद से इस वर्ल्ड वार 2 को बंद कर देंगे। ठीक है, और क्या करता है, 2 बम गिरा दिया जाता है जापान में उस टाइम। ठीक है, पहला जो बम गिरता है वो गिरता है हिरोशिमा में। पहला बम कहाँ गिरता है? हिरोशिमा में। ठीक है, जो कि गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, हिरोशिमा में पहला जो बम गिराया था वो गिराया था 6 अगस्त 1945 को। टाइमिंग रहता है सुबह के 8:15 में। ठीक है, और इस बम का नाम रहता है लिटिल बॉय। आप लोग जरूर याद रखिएगा बम का नाम। ठीक है, बम का नाम रहता है लिटिल बॉय। गिराया जाता है 6 अगस्त को। कहाँ गिराया जाता है? हिरोशिमा में। ठीक है, आप लोग देखते होंगे एच पहले आता है कि एन पहले आता है, तो आप लोग देखते होंगे एच पहले आता है, तो आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले एच में बम गिराया गया था, मतलब कि हिरोशिमा में। ठीक है, बच्चा छोटा से बड़ा होगा कि बड़ा से छोटा होगा? तो छोटा से बड़ा होगा, तो छोटा को हम लोग बोलते हैं लिटिल। तो जो बम गिराया जाता है वो रहता है लिटिल बॉय, उसका नाम रहता है बम का। ठीक है, जो कि यूरेनियम का बना हुआ रहता है, ठीक है, टाइमिंग रहता है 8:15। और दूसरा बम गिराया था वो गिराया था नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को। इस बम का नाम रहता है फैट मैन, जिसका कि एक और नाम रहता है मार्क 3। ठीक है, जो कि बना हुआ रहता है प्लूटोनियम से, इसलिए वो यूरेनियम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है प्लूटोनियम, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है नागासाकी में। ठीक है, जापान को, जिस कारण से नागासाकी लास्ट में हार मान लेता है। ठीक है, और ये जो बम गिराया था ये गिराया था 11 बजे। ठीक है, मतलब 11 बजे रहता है तभी दिन में ही बम गिरा दिया जाता है, और ये तो सुबह में ही। यहाँ तो बचने का भी किसी को टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, हिरोशिमा में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आप लोग को न्यूक्लियर बम इंडिया के रेफरेंस में आप लोग को कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जो भारत है, भारत अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो करता है 18 मई 1974 को। फर्स्ट बम का टेस्ट कब किया जाता है? 18 मई 1974 को। जो टेस्ट का नाम रहता है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और जो सेकंड टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है 11 मई 1998 को। ठीक है, 11 मई 1998 को। और इस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं कौन रहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और इस टाइम जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम रहता है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ऑपरेशन बुद्धा में न्यूक्लियर जो टेस्ट किया था वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन शक्ति में 100% सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद से भारत को भी पूरा विश्व जान जाता है कि भारत के पास भी न्यूक्लियर बम है। कहाँ पे टेस्ट किया जाता है न्यूक्लियर बम को? तो किया जाता है पोखरण में। कहाँ पे? पोखरण में, जो कि राजस्थान में है। ठीक है,
यहीं पे दोनों टेस्ट किए जाते हैं। आप लोग एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो परमाणु बम है दोनों के पास जो है सो बराबर है, शक्ति वाला है, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि भारत के पास यूरेनियम का भी न्यूक्लियर बम है और प्लूटोनियम के भी न्यूक्लियर बम है, ठीक है। और जो अमेरिका है, जो पाकिस्तान है, ठीक है, जो पाकिस्तान है उसके पास केवल यूरेनियम के हैं, ठीक है, और प्लूटोनियम के उसके पास, पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन भारत के पास प्लूटोनियम का भी न्यूक्लियर बम है, ठीक है। अब चलिए, मैं जब आप लोग को इंडिया बता दिया हूँ तो अब थोड़ा सा पाकिस्तान को भी मैं बता देता हूँ। तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट टेस्ट होता है, न्यूक्लियर बम का टेस्ट करता है, वो करता है 28 मई 1998 को, ठीक है, जिसका कि नाम रहता है चगाई, ठीक है। यहाँ पे 2 टेस्ट करता है, 1 और 2, इसलिए साथ में लिख दिया है। जगह का नाम रहता है, जो बम का जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम रखा जाता है चगाई, ठीक है, क्योंकि ये चगाई डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है इसीलिए इसका नाम रहता है चगाई, ठीक है। 1998 में जब भारत 11 मई को टेस्ट कर लेता है ना, उसके बाद ये 28 मई को टेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब भारत जब कर लेता है उसके पीछे पीछे ये सोचते हैं कि भारत टेस्ट कर लिया तब हम लोग भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो कि बनाया हुआ रहता है यूरेनियम से, ठीक है। और जगह का नाम रहता है रास्कोई हिल्स में टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब में सर्च मारिएगा तो मिल भी जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आप लोग को अब कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट या तो न्यूक्लियर से जो रिएक्शन जो फैलता है ना उसके बारे में, उससे कौन कौन सा बीमारी होता है वो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो बीमारी होता है उसका नाम होता है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, ठीक है, जो कि बोन मैरो में असर करता है, ठीक है, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। दूसरा जो है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। रेडिएशन से होने वाला बीमारी का नाम है ल्यूकेमिया, ठीक है, सेकेंड नंबर, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा तो आपको पता ही होगा कैंसर होता है, ठीक है, रेडिएशन कारण। और चौथा जो है सो पाराथायरॉयड है, ठीक है, पाराथायरॉयड, ठीक है। और पांचवा कि डीएनए जो है सो कमज़ोर रहता है, जो डीएनए जो रहता है वो कमज़ोर हो जाता है या डीएनए हल्का हल्का टूटना चालू हो जाता है, ठीक है। ये सब किसके कारण से होता है? रेडिएशन के कारण से, ठीक है। ल्यूकेमिया के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। खून से जुड़ा हुआ बीमारी रहता है, ठीक है, जो कि किसके कारण से होता है? रेडिएशन के कारण से होता है, ठीक है। जिसमें कि WBC इफेक्ट होता है, जिसमें कि WBC वाइट ब्लड सेल्स इफेक्ट होता है, ठीक है। और मैं आप लोग कुछ बताता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहला कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज में जो कि रेडिएशन निकलता है उस सब तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? अल्फ़ा रेज है, बीटा रेज है कि गामा रेज है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं सबसे ख़तरनाक एक्चुअली में यही होते हैं, सबसे ख़तरनाक यही होते हैं। क्योंकि ये जो आप लोग सोचते हो, अधिकतर बार आप लोग पढ़े होंगे कि गामा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन एक्चुअली में अल्फ़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर अल्फ़ा रेडिएशन किसी के बॉडी में घुस जाए, अल्फ़ा रेज, ठीक है, तो उसका DNA सेल सबको चेंज कर सकता है अल्फ़ा रेडिएशन, ठीक है। लेकिन जो गामा है ये स्किन को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन जो अल्फ़ा ये स्किन को इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप लोग को मैंने बता दिया कि अल्फ़ा का पेनिट्रेटिंग जो पावर होता है स्किन को पार करने का वो कमज़ोर रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका रहता है? गामा का। ये किसी भी चीज़ को आराम से पार कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो गामा होता है ये DNA ये सबको इफेक्ट नहीं करता है, टिश्यू को, सेल को, ठीक है। लेकिन जो अल्फ़ा ये सेल और टिश्यू और जो DNA ये तीनों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अल्फ़ा से थोड़ा ज़्यादा पावर होता है बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर, और बीटा से भी ज़्यादा रहता है गामा का, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को आराम से आर पार कर सकता है गामा, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ कि इंडिया को जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है, ठीक है, चाहे वो पावर प्लांट के लिए चाहे तो बम के लिए, ठीक है, वो मिलता है कजाकिस्तान से। कहाँ से मिलता है? कजाकिस्तान से। तो कजाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ यूरेनियम टू इंडिया, ठीक है। आजकल तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल US इसे सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर में भी करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी सबमरीन में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सोचिए कि समुद्र में बड़ा बड़ा शिप है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए तैरने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो क्या किया जाता है, उसके अंदर भी लगा दिया जाता है न्यूक्लियर पावर। बस वो न्यूक्लियर यूरेनियम तो आराम से मिल जाता है उन लोग को,
अब उन लोग आराम से इसका इस्तेमाल सबमरीन में करते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में भी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक वीडियो को जरूर करें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करें, क्योंकि अगर ये वीडियो को अगर आप लोग शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे लोग इसे देखेंगे और बहुत ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा भी इस वीडियो का उठाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।